हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस करते हैं यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स पे। तो यहाँ पे आप देखोगे ये है एशिया और यूएन के हेडक्वार्टर्स हैं यूएस में। सो मैं जूम इन कर रहा हूँ यहाँ पर यूएस पे। ओवर हेयर यू कैन सी ये है यूएस। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ बॉर्डर्स और हम यहाँ पे जूम इन करेंगे न्यूयॉर्क में। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देखोगे दिस इज न्यूयॉर्क और यहाँ पे है यूएन हेडक्वार्टर्स। अब ये जो बिल्डिंग है आपके सामने, ये बिल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी बिल्डिंग में आपको मिलेगा यूएनजीए मतलब कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, और इसी बिल्डिंग में है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। दोनों में मेजर डिफरेंस ये है, पहली बात तो पावर का, डिसीजन मेकिंग का। दूसरी बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर है 15, 5 परमानेंट और 10 टेम्परेरी। और जो यूएनजीए है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, वहां पर टोटल मेंबर्स हैं 193। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये पूछूंगा कि लेटेस्ट मेंबर कौन सा था, मतलब कि 193rd मेंबर कौन सा था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में। नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना। वीडियो के एंड में इसका करेक्ट आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। नाउ अगर दुनिया में इस वक्त पेंडेमिक ना चल रहा होता तो दुनिया भर के लीडर्स यहाँ पे इकट्ठा होते न्यूयॉर्क में और यूएन जनरल असेंबली में अपना एक भाषण देते। तो सिंस आज के टाइम में ट्रैवलिंग इतनी हो नहीं रही, तो जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो यहाँ पर भेज रहे हैं एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो। ये प्ले होती है यूएन की जनरल असेंबली में और अभी के लिए जो ये सेशन है 2020 का, ये ऐसे ही चला है। और इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है एट यूएनजीए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अबाउट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी। तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। A lot to know, a lot to discuss as always. बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करें यहाँ पर स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं मेरा साइंस एंड टेक कोर्स। बहुत से टॉपिक्स जैसे कि बायोटेक, डिफेंस, स्पेस और वेरियस अदर टॉपिक्स मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। आपको रेगुलर वीडियोस भी यहाँ पर मिलेगी अबाउट साइंस एंड टेक टॉपिक्स। सो गो टू गूगल प्ले स्टोर ऐप एंड बाय द जीएस साइंस एंड टेक कोर्स टुडे। अब देखो, जो स्पीच था काफ़ी लंबा था, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उन पर हम फोकस करेंगे। और इस पूरे स्पीच में मैं कहूँगा सबसे सेंट्रल पॉइंट ये था कि इंडिया ने पहली बार यूएन में खड़े होकर यूएन में ही यूएन के स्ट्रक्चर की आलोचना करी है ओपनली। मेरे हिसाब से इससे पहले कभी भी इंडिया ने इस तरीके से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की डिमांड नहीं करी थी। यहाँ पे आप देख पाएंगे एस जयशंकर साहब की ट्वीट है। जो मेन यहाँ पर एक पॉइंट है ये है, हाउ लॉन्ग वुड ए कंट्री हैव टू वेट पर्टिकुलरली व्हेन द ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस हैपनिंग इन दैट कंट्री अफेक्ट ए लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पीएम मोदी ने अपनी बात की शुरुआत ऐसे करी कि 21वीं सदी में जो हमारे सामने चैलेंजेस हैं, जो दुनिया को रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं एक ऐसे सिस्टम से जो बनाया गया था 1945 में। यूएन जो है ये बना था 1945 में आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। तो पहले तो इंडिया ने ये क्वेश्चन पोस्ट किया। उसके बाद पीएम मोदी ने ये कहा कि दुनिया भर में अगर हम देखें तो बहुत सारे आतंकवादी अटैक हुए हैं। इन अटैक्स में बहुत से लोगों की मौत गई है, हजारों बच्चों की मौत हुई है। मिडिल ईस्ट और यूरोप में एक पूरा रेफ्यूजी क्राइसिस स्टार्ट हो गया। क्या इन सब इश्यूज को हैंडल करने में यूनाइटेड नेशन सफिशिएंट था? वर द एफर्ट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सफिशिएंट ड्यूरिंग दोज टाइम्स एंड आर दीज एफर्ट्स एडिक्वेट इवन टुडे? आगे कहते हैं, आज के समय पूरी दुनिया कोविड-19 से लड़ रही है। पिछले 8 से लेकर 9 महीने से कोविड-19 से बड़े बड़े देश रशिया, यूएस, इंडिया ये स्ट्रगल कर रहे हैं। इस सब में क्या यूएन का रोल काफ़ी रहा है? ये इनका मेन बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। वेयर इज द यूनाइटेड नेशंस इन दिस जॉइंट फाइट अगेंस्ट द पेंडेमिक? वेयर इज इट्स इफेक्टिव रिस्पॉन्स? तो देखिए, यहाँ पे दबे शब्दों में पीएम मोदी ने WHO पर भी सवाल उठाया, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली WHO आता है यूएन के अंडर, मगर इस पूरे पेंडेमिक के जो इनिशियल डेज थे उसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी जो डिटेल्स से प्रोवाइड किया नहीं प्रॉपरली। जो ट्रैवल बैन था इसका क्रिटिसिज्म किया और काफ़ी जगह WHO चाइना के बचाव में भी आया रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द वायरस। फिर उसके बाद पीएम मोदी पहुंचे अपने मेन पॉइंट पे कि यूनाइटेड नेशंस पर आज भी इंडिया में काफ़ी फेथ है, काफ़ी रिस्पेक्ट है यूएन के प्रति। मगर ये बात भी सच है कि इंडिया के लोग बहुत ही लंबे समय से वेट कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स कब आएंगे, बदलाव कब आएगा। ये जो सेंटेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Today, people of India are concerned whether this reform process will ever reach its logical conclusion। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार होना है, क्या ये कभी हो भी पाएगा या नहीं? कब तक आप इंडिया जैसे बड़े देश को बाहर रखोगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? तो यहाँ पर इंडिया ने बहुत ही अग्रेसिवली डिमांड किया है कि फाइनली टाइम आ चुका है कि हम लोग अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार करें, कुछ चेंजेस करें, क्योंकि क्लियरली आज के समय जो मैकेनिज्म है ये काफ़ी नहीं है टू डील विद करंट चैलेंजेस। और दूसरी बात ये भी है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में
यूरोप की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू एशिया। आप अगर सोच कर देखें, आबादी के हिसाब से यूरोप एशिया से काफ़ी कम है, मगर तब भी 3 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं दैट आर पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। एक है रशिया, फिर यूके और फ्रांस। वेरस एशिया की तरफ से सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो है चाइना, एंड इट इज़ नॉट इवन ए डेमोक्रेसी। ये जो चाइना वाला पॉइंट है पीएम मोदी ने बोला नहीं है, इन्होंने किसी भी कंट्री का नाम लिया नहीं है ओपनली अपने स्पीच में, ना पाकिस्तान ना चाइना का किसी का नाम ओपनली लिया नहीं है स्पीच में। ये बस मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। सो आगे पीएम मोदी ये कहते हैं कि जिन आइडियल्स पर यूनाइटेड नेशंस बना था, सिमिलर आइडियल्स इंडिया के हैं। हम लोग मानते हैं कि पूरी दुनिया एक फैमिली है और इंडिया ने जो भी स्टेप्स लिए हैं, इट हैज ऑलवेज बिन इन द इंटरेस्ट ऑफ होल ह्यूमन काइंड। आगे ये मेंशन करते हैं इंडिया के फॉरेन पॉलिसी स्टेप्स को। वन कैन सी ग्लिम्पसेस ऑफ दीज फिलोसफीज इन इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी to our Act East policy in the thought of security and growth for all in the region and our approach towards Indo-Pacific region। तो देखिए, इंडो पैसिफिक जो टर्म है, जो आज के समय रशिया चाइना यूज़ नहीं करते, कई कंट्रीज इसके अगेंस्ट है, यहाँ पर पीएम मोदी ने ओपनली इसको सपोर्ट किया है। और साथ में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ऐड किया है कि एनी जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप बाय इंडिया टुवर्ड्स वन कंट्री इज़ नॉट अगेंस्ट एनी अदर कंट्री। कि अगर हम एक देश के साथ दोस्ती बढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अलायंस बन रही है किसी और कंट्री के अगेंस्ट। यहाँ पे ये ऑब्वियसली एक मैसेज सेंड कर रहे हैं टू चाइना कि अगर हम क्वाड का पार्ट है, अगर हम यूएस के साथ जो एंगेजमेंट है ये बढ़ा रहे हैं, तो इसका नेसेसरी ये मतलब नहीं है कि हम इन द फ्यूचर आपको टारगेट करना चाहते हैं। ये यहाँ पे लिख रहे हैं, व्हेन इंडिया स्ट्रेंथन्स इट्स डेवलपमेंट पार्टनरशिप इट इज़ नॉट विद एनी मेलाफाइड इंटेंट of making the partner country dependent or helpless. We have never hesitated from sharing experiences of our development। फिर ये यहाँ पे बात करते हैं वैक्सीन के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंस इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। पीएम मोदी कहते हैं कि एज द लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, आई वॉन्ट टू गिव वन एश्योरेंस टू द ग्लोबल कम्युनिटी टुडे, इंडियाज वैक्सीन प्रोडक्शन एंड डिलीवरी कैपेसिटी विल बी यूज टू हेल्प ऑल ह्यूमैनिटी इन फाइटिंग दिस क्राइसिस। तो ये कह रहे हैं कि जो वैक्सीन्स इंडिया में प्रोड्यूस की जाएगी ये दुनिया भर में हम एक्सपोर्ट करेंगे ताकि लोग इस पैंडेमिक से लड़ पाएं। यहाँ पर कह रहे हैं, वी आर मूविंग अहेड विद फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स इन इंडिया एंड इन आवर नेबरहुड। इंडिया विल ऑल्सो हेल्प ऑल द कंट्रीज इन एनहांसिंग देयर कोल्ड चेन एंड स्टोरेज कैपेसिटीज फॉर द डिलीवरी ऑफ वैक्सीन। ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया यहाँ पर यह कह रहा है कि किसी भी कंट्री को अगर हेल्प चाहिए कि जो उन्होंने वैक्सीन खरीदी है उसको स्टोर करना है, कुछ कोल्ड स्टोरेज कंटेनर चाहिए, तो वो बनाने में भी इंडिया उस कंट्री की हेल्प करेगा। मगर इस सब के बीच में एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये सामने आता है कि क्या इंडिया के पास अभी के लिए इतने फंड्स हैं कि हम इमीडिएटली अपनी सारी जनसंख्या के लिए ये वैक्सीन परचेज कर पाएँ। जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जो बहुत सारी वैक्सीन डेवलप करेगा, बल्क में वैक्सीन ये डेवलप करेंगे, इनके चीफ ने रिसेंटली ये सवाल पूछा है, डज द गवर्नमेंट हैव 80,000 करोड़ रुपीज़। ये इन्होंने कैलकुलेट किया कि खर्चा आएगा अगर पूरे हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति को कोविड-19 की वैक्सीन देनी है तो लगभग इतना खर्चा होगा। तो क्या सरकार के पास अभी के लिए 80,000 करोड़ रुपए हैं? ये क्वेश्चन इन्होंने इसलिए पूछा है क्योंकि यहाँ पर लिख रहे हैं, आई आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज वी नीड टू प्लान एंड गाइड वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स बोथ इन इंडिया एंड ओवरसीज टू सर्विस द नीड्स ऑफ आवर कंट्री इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो, वैक्सीन को लेकर सवाल अभी भी बना हुआ है कि खर्चा काफ़ी आएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में भी वैक्सीन सबको मिले तो उसमें सरकार को काफ़ी खर्चा करना होगा। इट कैन बी अराउंड 11 to 12 बिलियन डॉलर्स। उसके अलावा अगर मान लीजिए जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जैसे कि मालदीव्स है, नेपाल है, नेपाल को मैं कहूँगा कि जो उनकी जनता है दे आर स्टिल फ्रेंडली टुवर्ड्स अस। उसके अलावा श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इन सब कंट्रीज़ में वैक्सीन स्टोर करने की फैसिलिटी भी आपको बनानी है, तो उसमें काफ़ी खर्चा आने वाला है। तो क्या सरकार ये खर्चा उठाने के लिए तैयार है जब ऑलरेडी सरकार काफ़ी हद तक डेट में आ चुकी है? खैर, आगे पीएम मोदी जी बात करते हैं अबाउट सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, और ये कह रहे हैं कि अ सेल्फ रिलायंट इंडिया विल बिकम ए फोर्स मल्टीप्लायर फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। और इस सब के अलावा इन्होंने कुछ और बातें यहाँ पे मेंशन करी है कि इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। 400 मिलियन लोगों को हमने जोड़ा है टू द बैंकिंग सिस्टम इन द लास्ट 4 to 5 ईयर्स, और ओपन डेफिकेशन को रिमूव करने में भी काफ़ी काम हुआ है। तो ये सब जो स्टेटमेंट्स हैं ये दी हैं पीएम मोदी ने। मगर स्पीच का जो आप कह सकते हैं सेंट्रल पार्ट था वो ये था कि यूएन का जो करंट सिस्टम है ये पुराना हो चुका है, इंडिया को कब तक आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से बाहर रखोगे।
सो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि जो यूएन जनरल असेंबली है इसमें 193 मेंबर्स हैं। इसका लेटेस्ट मेंबर कौन सा देश था? तो इसका आंसर है साउथ सुडान। साउथ सुडान देश बना था सुडान से टूटकर 2011 में, और टूटते ही ये पार्ट बन गया यूएन का। तो बाय डिफॉल्ट इट इज द लेटेस्ट मेंबर टू ज्वाइन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, द 193rd मेंबर। तो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।